Hello everyone. Today we are going to learn last topic of electricity. बहुत टाइम से अपना इलेक्ट्रिसिटी चलते हुए आ रहा है. आज अपन लोग उसको ऐड करेंगे लास्ट टॉपिक के साथ, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये अपन लास्ट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं. हीटिंग मतलब होता है हीट करना, इफेक्ट मतलब होता है आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल अबाउट चार्जेस. होता क्या है, बहुत इजी वे में पढ़ते हैं. कोई बहुत हाई रेजिस्टेंस का वायर है, कोई एक बहुत हाई रेजिस्टेंस का वायर है. सर हाई रेजिस्टेंस के वायर का मतलब, हाई रेजिस्टेंस के वायर का मतलब एग्जांपल है नाइक्रोम. ये नाइक्रोम इज अ वायर या नाइक्रोम इज एन एलिमेंट जिसका रेजिस्टेंस जो रहता है बहुत ज्यादा हाई रहता है. तो बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस का वायर है, लेकिन उस हाई रेजिस्टेंस के वायर में अपन बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल से, बहुत ज्यादा हाई करंट से इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश कर रहा है. हो क्या रहा है, इधर से इलेक्ट्रिक करंट, इधर से रेजिस्टेंस. हाई रेजिस्टेंस का वायर है ना भाई साहब, तो इधर से करंट, इधर से रेजिस्टेंस, इधर से करंट, इधर से रेजिस्टेंस, इधर से और करंट, इधर से रेजिस्टेंस. तो होगा क्या, नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाएंगे कि बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी. ये नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस रहता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, बहुत ज्यादा हाई. तो इस हाई रेजिस्टेंस की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है. मैंने अभी आपको बताया ना, इधर से करंट, इधर से रेजिस्टेंस, इधर से करंट, इधर से रेजिस्टेंस. तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा कोलिजन्स होने के कारण से बहुत ज्यादा क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है या फिर हीट इवॉल्व होती है. लेकिन डरने वाली बात नहीं है, इस हीट का भी अपन फर्दर यूज कर सकते हैं. इस हीट का भी अपन एक फर्दर यूज कर सकते हैं. एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने सुना होगा कि बल्ब फिलामेंट, पहले अपने क्या होता था पुराने जमाने में, अब तो खैर एलईडी और ये सब आने लगा. पहले पुराने जमाने में एक बल्ब आता था, येलो कलर का बल्ब रहता था, मतलब उसमें येलो लाइट जलती थी, है ना. वो एक बड़ा सा बल्ब होता था एक सा, और उसमें मतलब उसमें क्या होता था, ऐसा कुछ रहता था कि ये आपका बल्ब है, ठीक है. इस बल्ब में क्या होता था, ये येलो लाइट देता था, है ना. और इस बल्ब में क्या होता था, यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स लगी रहती थी, और दो स्ट्रिंग्स के बीच में एक वायर यहाँ पे अटैच रहता था, है ना. तो होता क्या था, ये बल्ब में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हुआ करता था. तो इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता था, तो ये जो फिलामेंट है, बेसिकली दिस फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. काफी लोगों को तो पता होगा ये बात, नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं. टंगस्टन इज एन एलिमेंट जिसका अगेन रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है, बहुत हाई. लेकिन इस टंगस्टन की खासियत ये है कि इस टंगस्टन में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहता है. मतलब बहुत ज्यादा इजी टेम्परेचर पे मेल्ट या बहुत ज्यादा इजी टेम्परेचर पे बॉइल वो नहीं होता, है ना. तो एक टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा रहता है. होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट आता है, तो ये जो सर्किट है, ये जो मैंने आपका सर्किट बताया है, इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जाएगा और ये टंगस्टन के थ्रू फ्लो होगा. तो अगेन हुआ क्या, टंगस्टन यहाँ से अपोज कर रहा है, सॉरी ये आपका इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, टंगस्टन यहाँ से अपोज, ये इलेक्ट्रिक करंट, टंगस्टन यहाँ से अपोज, ये इलेक्ट्रिक करंट, टंगस्टन यहाँ से अपोज. क्यों अपोज, क्योंकि टंगस्टन का रेजिस्टेंस ज्यादा है ना. तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने के कारण से वो जो टंगस्टन है वो धीरे धीरे जलना चालू हो जाता है. और जब वो जलेगा तो लाइट प्रोड्यूस होगी. जलेगा मतलब मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट तो उसका बहुत ही ज्यादा रहता है. टंगस्टन का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट में बार बार कह रहा हूँ बहुत ज्यादा रहता है. इतना ज्यादा रहता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है करीब करीब 3380 डिग्री सेल्सियस. इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना रहता है, मतलब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे टंगस्टन मेल्ट होगा, है ना. तो इतनी एनर्जी तो अपन दे पाते नहीं है. तो होता क्या है,
कि वो हीट एनर्जी गेन करके जलना चालू हो जाता है, और जब जलता, इलेक्ट्रिसिटी गेन करके जलना चालू हो जाता है, और जब जलता है तो वो प्रोड्यूस करता है आपकी लाइट। तो इस तरीके से वो पुराना बल्ब जो है फंक्शन करता था। लेकिन इसमें होता क्या था, लॉस क्या था इसमें, कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा लॉस होता था इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके कारण से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को वो अपोज करेगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतना ही ज्यादा वर्क डन होगा। इसका मतलब उतना ही ज्यादा आपकी लाइट बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी कम कर दिया तो क्या होगा कि वो लाइट ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगी, है ना। इसलिए ये बल्ब को फिर अपन ने हटा दिया, और अपने घर में लाइक CFL आने लगी, LEDs आने लगी। इन सब में ये वाला कंसेप्ट नहीं लगता, इन सब में अलग कंसेप्ट लगता है फोटॉन्स का, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी तो अपन नहीं पढ़ते। अभी तो आपको मेरे ख्याल से ये बल्ब की कहानी समझ में आई होगी, टंगस्टन की कहानी आपको समझ में आई होगी। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होती है ना ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, इसका भी अपन फर्दर यूज कर सकते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बोला कि जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतना ही आपका क्या होगा, उतना ही आपका वर्क डन होगा। तो वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन? अच्छा, सबसे पहले मैं वर्क डन का फॉर्मूला निकालने के लिए एक काम करता हूं, आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन बाय द चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन बाय द चार्ज, है ना। यही होता है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, की कुछ और होता है ये बताओ? गुड, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, यही होता है। तो वर्क डन बाय द चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां से वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकला? वर्क डन इज इक्वल्स टू V इनटू Q। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो सर चार्ज क्या है, कैसे निकालेंगे? चार्ज क्या है, आप कैसे निकालोगे? तो मैं बताता हूं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो यहां से चार्ज क्या आया? Q इज इक्वल्स टू I इंटू T, है ना। ये सब फॉर्मूले अपन पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ अननोन एक्सप्रेशन मत देना मेरे को कि सर ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, ऐसा कुछ नहीं करना भाई। तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू T, ये आपका Q की वैल्यू आ गई। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है भाई? विद रिस्पेक्ट टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के रिस्पेक्ट में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू हो गई V इज इक्वल्स टू I इंटू R। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस अपन लोगों को मिल गई, है ना। सो व्हाट आई डू इज putting values of equation number 2 and 3 and equation number 1। 2 and 3 की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ? 1 में पुट कर रहा हूँ। तो 1 में जब पुट करूंगा तो क्या निकलेगा? वर्क डन। तो वर्क डन की जगह वर्क डन विल बी इक्वल्स टू V इंटू Q। तो V क्या है? I इंटू R। तो यहाँ पे V की वैल्यू रख देता हूँ I इंटू R इंटू Q क्या है? I इंटू T, है ना। तो Q की जगह पे रख देता हूँ I इंटू T। तो वर्क डन क्या हुआ? I स्क्वायर इंटू R इंटू T। और मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वर्क डन। देखो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा। अभी मैंने बल्ब का एग्जांपल दिया कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आएगा उतना ही ज्यादा उसका अपोज होगा, और इस नंबर ऑफ कोलिजन्स को बढ़ाने से होगा क्या? आपकी हीट एनर्जी ज्यादा इवॉल्व होगी, और जितना ज्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व होगी उतना ही ज्यादा आपका वर्क डन होगा। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जितनी एनर्जी अपन कंज्यूम करते हैं उतना ही आपका वर्क डन होता है। तो जितनी ज्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व होगी उतना ही ज्यादा आपका वर्क डन होगा। तो इस वर्क डन की जगह पर मैं लिख सकता हूं हीट एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय H will be equals to I square into R into T। और ये H is equals to I square into R into T जो है
दिस विल बी योर फॉर्मूला टू कैलकुलेट हीट एनर्जी या फिर हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मजेदार बात मैं आप लोगों को बताऊं तो इस फॉर्मूले को आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हो। मजेदार बात समझ में आया कि इस फॉर्मूले को आप क्या बोलते हो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या फिर एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो सब लोगों को ये डेरिवेशन वगैरह फलाना ढमकाना सब पता रहता है, ये नहीं पता रहता कि भाई इसी चीज को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। और अपन लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें जो कंसेप्ट लगाओ। अभी तक मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड चीजें समझाई है कि यहाँ से करंट आ रहा है, अगर बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस का एलिमेंट है तो वो बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस से उसका अपोज करेगा। करंट रेजिस्टेंस के बीच में नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे और जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगी। जितनी ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगी उतना ही वर्क डन होगा। तो वर्क डन क्या है यहाँ पे आपका V इंटू क्यू। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एक्सप्रेशन यहाँ से पूरा का पूरा ड्राइव कर दिया। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, उसको आप बहुत इजीली समझ सकते हो। व्हाट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक्सप्लेन्ड इज, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मतलब हीटिंग जो आपका हीट है, योर हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर में है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा, है ना। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस एंड टाइम। मतलब योर हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज्यादा करंट के स्क्वायर होगा उतना ही ज्यादा आपकी हीट होगी। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना ज्यादा आपका टाइम होगा उतनी ही ज्यादा आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। समझ में आया? सो ये क्या है, ये रटने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजीली आप समझ सकते हो। क्या कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर, एक पर्टिकुलर वायर में जो हीट प्रोड्यूस हुई है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं लिख भी देता हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना, टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड। तो इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद से भी कर सकते हो, है ना। तो दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एक आध क्वेश्चन लगाते हैं इसके बेसिस पे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। जो भी मैं पढ़ाते जाऊं उसको नोट डाउन करते जाना, क्योंकि स्टडी मटेरियल जो आप लोगों को कोचिंग से प्रोवाइड किया गया है उसमें आपके पास पूरे के पूरे नोट्स हैं। जिसने अभी तक कलेक्ट नहीं किया प्लीज कोचिंग सेंटर से जाके कलेक्ट कर सकते हैं आप लोग। एंड जितने लोगों के पास है उनके पास नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, बस जो कुछ भी मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ वो समझते चलो। एक क्वेश्चन लगाते हैं, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। एक पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, 250 वोल्ट का, इसको एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैंने अप्लाई किया है और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 500 ओम इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन समझ गए ना आप लोगों की, प्रेस जो होती है वो इलेक्ट्रिक आयरन है, उसके अलावा मैंने क्या किया, उस इलेक्ट्रिक आयरन के अलावा मैंने पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट्स अक्रॉस अ रेजिस्टेंस 500 ओम्स लगाया। 500 ओम के रेजिस्टेंस के अलोंग मैंने 250 वोल्ट्स का पोटेंशियल लगा रहा हूं। समझना, कैलकुलेट करंट। सबसे पहले मेरे को कैलकुलेट करना है क्या, करंट। सबसे पहले मैं आप लोगों का कैलकुलेट करूंगा क्या, करंट, और फिर मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज जो है ट्विस्ट दे रहा हूं कि ये जो हीट एनर्जी है इसको किसमें आपको निकालना है, उसको निकालना है आपको जूल्स में। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा ट्विस्ट दिया। अरे बेवकूफो, एनर्जी है एनर्जी, तो एनर्जी और वर्क डन दोनों की ऐसा यूनिट जूल्स ही रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करोगे उतना ही ज्यादा वर्क डन होगा। तो चाहे एनर्जी हो चाहे वर्क डन हो, दोनों की ऐसा यूनिट जूल्स ही है। तो हीट एनर्जी भी किस में निकलेगी, जूल्स में निकलेगी ना। चलो जल्दी से कर लो क्वेश्चन।
मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं ट्राई करूंगा जल्दी से एकदम। 1 2 3 4 5 चलो हो गया टाइम। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट तो मैं सीधा सीधा मेरे ख्याल से V = I × R, I = V/R से निकाल सकता हूँ। I will be equals to V 250 वोल्ट से रेजिस्टेंस कितना है 500 है, तो करंट कितना आएगा मेरे को बताओ सभी लोग। डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर। अब आपको हीट एनर्जी निकालनी है। हीट एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, H = I² × R × T। I² क्या हो गया आपका 250 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस क्या गिवन है 500। टाइम क्वेश्चन में गिवन है क्या, दिया होगा ना, हाँ इन 10 सेकेंड्स। टाइम भी क्वेश्चन में दिया है कि ये जो पोटेंशियल दे रहा हूँ ये 10 सेकेंड्स के लिए दे रहा हूँ। तो टाइम हो गया आपका क्या 10 सेकेंड्स। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर, अरे ये क्या किया मैंने, करंट की जगह 250 कैसे रख सकता हूँ मैं, मेरे को तो करंट निकालना है ना मैंने 0.5, तो ये 0.5 का स्क्वायर होगा ना, बताया करो मैंने तुम लोग, है ना। तो 0.5 × 500 × 10, तो आपका आंसर आएगा 1250 जूल्स। तो ये क्या हो गया आपका हीटिंग इफेक्ट, ये क्या हो गया आपका हीटिंग इफेक्ट। या फिर ऐसा कह सकते हो कि इतनी हीट प्रोड्यूस होगी जब 500 ओम के अलोंग में 250 वोल्ट्स का पोटेंशियल लगाऊंगा, तो इतनी 1250 जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। लिख लो अपनी कॉपीज में फटाफट एकदम, वीडियो को पॉज करके अपन आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया, एक क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे और आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको निकालना है हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है, कब, किस केस में, जब 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर। जब आपका जो चार्ज है वो 96,000 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है, कितने टाइम के लिए 1 आवर के लिए, ठीक है। सो फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 50 वोल्ट्स, ठीक है। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, जब 96,000 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कहीं भी मूव हो रहा है, कितने टाइम में मूव हो रहा है 1 आवर में मूव हो रहा है, कितने पोटेंशियल के साथ मूव हो रहा है 50 वोल्ट्स के पोटेंशियल के साथ मूव हो रहा है, तो आपकी हीट जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी ये आपको निकालना है, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन लिख लो फटाक से, वीडियो पॉज करके, देन अपन आगे बढ़ते हैं, है ना, जल्दी से लिख लो। और अब अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब अपन लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक एप्लीकेशन में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, किसकी, टंगस्टन की, कि टंगस्टन का मैंने क्या बताया, टंगस्टन इज एन एलिमेंट जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है, क्या मतलब, उसका जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है, मेल्टिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 3380 डिग्री सेल्सियस। आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो उसको अपन किस में यूज करते हैं, बल्ब्स में यूज करते हैं, जो पहले बल्ब आया करते थे। तो एक एप्लीकेशन तो उसकी यही हो गई, है ना। एक दूसरी एप्लीकेशन क्या हो गई, आपके घर में जो इलेक्ट्रिक आयरन आप यूज करते हो, आपके घर में जो आप इलेक्ट्रिक आयरन आप यूज करते हो, या फिर ऐसा कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक हीटर्स जो आप यूज करते हो, इलेक्ट्रिक ओवन जो यूज करते हो, है ना। इन सब में बेसिकली होता क्या है कि आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो, यहाँ से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से रेजिस्टेंस, तो उस नंबर ऑफ कोलिजन्स जो रहते हैं बहुत ज्यादा रहते हैं, और उस नंबर ऑफ कोलिजन्स से कारण से क्या होता है, आपकी हीट जो है वो इवॉल्व होती है, और जितनी ज्यादा हीट इवॉल्व होगी उतना ही ज्यादा अपना वर्क डन होगा। तो इलेक्ट्रिक आयरन का जो नीचे वाला सरफेस है जो बहुत ज्यादा गर्म होता है, जिससे आप कपड़ों को प्रेस करते हो, वो जो सरफेस रहता है वो जनरली क्या है, वो सरफेस जनरली एलॉय से मिलके बनता है, वो सरफेस जनरली एलॉय से मिलके बनता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एलॉय? एलॉय इज नथिंग, इट्स जस्ट अ मिक्सचर ऑफ
2 or more metals. Alloy is nothing, it's just a mixture of 2 or more metals. तो होता क्या है, अलग अलग मेटल्स को कंबाइन कर देते हैं, तो अलग अलग मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट भी ऐड हो जाता है, और अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट भी ऐड हो गया तो इस एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट को मैंने ऐड कर दिया है, बहुत सारे अलग अलग मेटल्स को मैंने कंबाइन कर दिया है ना। तो इस एलॉय का जो है वो भी क्या, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा इस एलॉय का, बढ़ जाएगा। तो वो जनरली अपन जहाँ पे भी हीटिंग सरफेस, अपन को हीट का यूज होता है, जहाँ पे भी अपन को मेटल को हीट करके वर्क डन करवाना पड़ता है, तो वहाँ पे अपन जनरली यूज करते हैं क्या, या तो बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस वाला वायर, या फिर अपन यूज करते हैं क्या, आपका एलॉय। ठीक है, तो आपके इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, जिसमें भी चीजें गर्म होती है, जो गर्म वाली चीजें हैं इलेक्ट्रिक, जो अपन आयरन में जो प्रेस करते हैं, है ना, ओवन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर्स हो गया, इन सब में क्या यूज होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक हीटर मतलब वो इमर्जन रॉड के बारे में भी अपन बात कर सकते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी को अपन कन्वर्ट करते हैं हीट में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका अपोज करके, थ्रू रेजिस्टेंस, है ना। तो ये भी हो गया, तो ये भी आपका किसका एग्जांपल है, हीटिंग इफेक्ट के एग्जांपल है ना। तो ये सब एप्लीकेशन है उसकी। और उसके बाद एक और टंगस्टन भी हो गया अपना, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैंप्स, जो अपन मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें भी वही होता है। साथ साथ में अगर मैं बात दूं तो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब ये इलेक्ट्रिक फ्यूज में कैसे यूटिलाइज होता है, अभी अपन जो है नेक्स्ट चैप्टर जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसमें अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर का कंप्लीट एंड। याद रखना, स्टडी मटेरियल में पूरे नोट्स हैं, और स्टडी मटेरियल के एंड में, स्टडी मटेरियल के एंड में पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक है, अलग अलग मार्किंग स्कीम के साथ। वो क्वेश्चन बैंक भी आपको परफॉर्म करना है। अब अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो चुका है। किसी को कुछ भी अगर डाउट है तो वो मेरे को कॉल लगा के मेरे से बात कर सकता है, मैं कॉल पे उसके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, है ना। चलो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नेक्स्ट अपना वीडियो लेक्चर में अपन लोग चालू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे।